हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स फैकल्टी मुकेश चौधरी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डाइव इनटू फिजिक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जेई मेंस 2026 के 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इसमें देखिएगा, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विच लॉजिक गेट इज गिवन इन द फिगर। तो हमारा ये जो लॉजिक गेट का फिगर बन रहा है वो अल्टीमेटली कौन से लॉजिक गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले ये हमारा जो ए है इनपुट में उसका नेगेशन हो रहा है एंड देन इट इज़ और विथ बी का जो इनपुट है उसका नेगेशन, और यहाँ पर जो और है उसका भी यहाँ पर निगेट हो रहा है एंड फाइनली जो भी यहाँ से आउटपुट निकल रहा है उसका फिर से निगेशन हो रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि देखिएगा, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिएगा इस वाले सेक्शन को। तो यहाँ पर ये बन जाएगा इज इक्वल्स टू, राइट, ये हमारा ए और का निगेशन डॉट हो जाएगा एंड देन इट विल बी बी, और फाइनली हमारा इसके ऊपर में निगेशन इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि ए डॉट बी एंड देन उसका निगेशन। तो ये तो हमारा नैंड गेट बन रहा है, देयरफॉर वी कैन से आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज नैंड गेट, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमें एग्जाम में पूछा गया था। सवाल पूछा गया है कि गिवन इज द एनर्जी डेंसिटी इक्वेशन फॉर अनस्टेडी फ्लो गिवन बाय पी प्लस ए अपॉन में बी टी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस बी टी, देन डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी आर। तो यहाँ पर हमें अनस्टेडी फ्लो के लिए ये एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन दे रखी है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ए और बी का डायमेंशंस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा, हम लोग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कह सकते हैं जो बी टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हमारा एच का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हुए कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच, और फ्रॉम हियर वी कैन से कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एच अपॉन टी, राइट। इस तरीके से h ये बेसिकली हमारी हाइट या फिर लेंथ बोल सकते हैं, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा लेंथ का l, t इज टाइम, यानी कि b का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा एज l t माइनस वन, इस तरीके से चलिएगा। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं p और a अपॉन में बी टी स्क्वायर दोनों एडिशन में है, यानी कि यहाँ पर भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन में बी टी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p, दैट इज प्रेशर। तो यहाँ से हमारे पास में a का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ जाएगा एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इनटू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी टी स्क्वायर, इस तरीके से। प्रेशर विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में m l माइनस वन टी माइनस टू, इस तरीके से। और b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, तो यानी कि ये है l t माइनस वन एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा टी स्क्वायर, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिएगा अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, यहाँ पर दिस विल बी m t माइनस वन, इस तरीके से। तो यहाँ पर a का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा m t माइनस वन और b का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा l t माइनस वन आ रहा है, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, यानी कि यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे। फिर देखिएगा सवाल में कहा जा रहा है कि एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टुवर्ड्स ए फिक्स्ड गोल्ड न्यूक्लियस विथ एनर्जी ऑफ 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक अल्फा पार्टिकल को इन्फिनिटी से प्रोजेक्ट किया गया है गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ, राइट। और जिस दौरान पर इसको प्रोजेक्ट किया गया था उस दौरान पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन वी आर आस्क्ड टू फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड न्यूक्लियस। तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी वो कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे उसके पास करीब आ रहा है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई कर रहा है, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कि यहाँ पर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। इनिशियली आपका इन्फिनिटी लोकेशन पे जो फाइनली आपका
जहाँ पर ये अप्रोच करते करते फाइनली ये इसके पास में पहुँच जाएगा और वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। यानी कि इनिशियल कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दीजिएगा, दैट विल बी इक्वल टू योर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली विल बी इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर इनिशियली इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो पूरे सिस्टम की, और फाइनली यहाँ पर अल्फा पार्टिकल जैसे जैसे इसको करीब करेगा अप्रोच करेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पर इसकी वेलोसिटी पूरी खत्म हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। गोल्ड न्यूक्लियस तो रेस्ट पे है ही है, साथ ही साथ अल्फा भी रेस्ट पे आ गया, यानी कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो हो गई है। तो यहाँ पर अब हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, जहाँ पर भी ये अल्फा पार्टिकल हमारा करीब में पहुंचेगा, और इससे जो दूरी है लेटर से ये हमारी आर है और इसी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी इट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। Q1 और Q2 यहाँ पर अल्फा पार्टिकल और गोल्ड न्यूक्लियस के चार्जेस को रिप्रेजेंट हो रहा है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दिस इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा यानी कि 10 की पावर 6, तो ये हमारा आ जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल्स में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया है। के दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर इंटू Q1। ठीक है, Q1 हमारा अल्फा पार्टिकल दैट इज हीलियम न्यूक्लियस जिससे हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए हैं, यानी कि यहाँ पर इसके पास में 2 प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग चार्ज है। सो इट विल बी 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 2e। और इसी तरह से गोल्ड न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर इसका 79 है, यानी कि टोटल जो इसके पास रहेगा 79 प्रोटॉन्स के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 79 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच जो कि हो जाएगा यहाँ पर r। यहाँ से ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को कैंसिल आउट कर लें। और क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, देखिएगा 10 की पावर 6 और ये 10 की पावर 9 कैंसिल आउट होके ये हमारी 10 की पावर 3 हो जाएगी। और यहाँ पर 7.7 अप्रॉक्सीमेटली 79 को 10 टाइम्स कट कर देगा। तो इससे अब हम लोग r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से r आ जाएगा हमारे पास में, राइट। इस न्यूमरेटर को अब इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 28.8 इंटू 10 की पावर माइनस 15, राइट, जिसको हम लोग 0.28 में अगर लिखें तो ये हो जाएगा 0.288 इंटू 10 की पावर 13, और या फिर हम लोग कह सकते हैं इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.3 इंटू 10 की पावर माइनस 13 मीटर। और इसको जो है हम लोग हमारा ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल हमें दिया गया था कि फ्रॉम ए रिंग ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 100 ओम ए मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू साइन 100t टेस्ला इज पासिंग परपेंडिकुलर टू द रिंग। एक रिंग है जिसका एरिया हमें 1 मीटर स्क्वायर बोला गया है और इस रिंग का रेजिस्टेंस 100 ओम है और इससे एक मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है ना, इस रिंग के सरफेस से परपेंडिकुलर। सो फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन 1 टाइम पीरियड इन जूल। तो एक टाइम पीरियड में इसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ये हमें यहाँ पर बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है और इसी की वजह से रिंग के अंदर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाय डी फाई बाई डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर फ्लक्स की हम लोग बात करें तो लेट अस से कि रिंग में हमारे पास में एन टर्म्स है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और मैग्नेटिक फील्ड हमारी बी है। सो हियर वी कैन से इट विल बी डी बाई डी टी ऑफ माइनस साइन, चाहे तो हम लोग ले लें लेंस लॉ का यूज करते हुए या फिर इसको छोड़ दें। तो यहाँ पर एक ही रिंग की बात हो रही है तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारा 1 हो गया, एरिया हमारा 1 मीटर स्क्वायर दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमें दे रखी है साइन 100t, बेसिकली हमारा साइन ओमेगा टी, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमारी 100 है। तो देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन हमारा हो जाता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 100t और चेन रूल को फॉलो करते हुए 100t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ में, तो ये यहाँ से हमें 100 मिल जाएगा, राइट। यानी कि हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इट विल बी गिवन बाई 100 कॉस 100t इस तरीके से।
तो हमें यहाँ पर अल्टीमेटली बताना है कि हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हीट हमें पता है इट इज़ गिवन बाई आई स्क्वायर आर इंटू टी, राइट। और पूरी हीट का निकालेंगे तो ये हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, दैट इज आई स्क्वायर आर डी टी फ्रॉम 0 टू टाइम पीरियड टी, क्योंकि हमें एक टाइम पीरियड के लिए बताना है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, करंट ये हमें पता है इट इज़ गिवन बाई ई एम एफ अपॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ई बाई आर से, और इसका हमें स्क्वायर करना है इंटू रेजिस्टेंस आर इंटू डी टी, और इंटीग्रेशन जो है वो हमारा 0 से लेके पूरा टाइम पीरियड टी तक कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0 से लेके टी तक। और अब हमारी ईएमएफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, क्या आया था हमारे पास में 100 कॉस 100 टी डिवाइडेड विथ रेजिस्टेंस आर, और इसका भी हमें होल स्क्वायर कर लेना है इंटू दिस रेजिस्टेंस आर इंटू डी टी। अब ये जो रेजिस्टेंस आर है यहाँ पर इसका स्क्वायर है, ये आर है, तो एक आर से आर कट जाएगा हमारा, और ये बन जाएगा हमारे पास में एज इंटीग्रेशन ऑफ 100, तो 100 का स्क्वायर, और फिर ये कॉस स्क्वायर 100 टी डिवाइडेड विथ, राइट, यहाँ पर एक आर हमारा कट गया तो नीचे में आर आ गया इंटू डी टी, और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमें 100 दे रखी है, सो वी कैन से आर इज बेसिकली 100। तो ये जो 100 है इस एक 100 को कैंसिल आउट कर देगा, और इंटीग्रेशन जो है हमें 0 से लेके टाइम पीरियड टी तक करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं अब हम लोग, ये 100 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा इस तरीके से, 0 से लेके टाइम पीरियड टी तक इंटीग्रेशन करना है ऑफ कॉस स्क्वायर 100 टी डी टी, बेसिकली ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है। और एक टाइम पीरियड में अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू निकालें तो ये हमारा 1/2 होता है, ठीक है, हाफ हो जाता है, और 0 से टी तक करेंगे तो ये हमारा t/2 हो जाएगा इसका एवरेज वैल्यू। सो देयरफॉर इट विल बी गिवन बाय 100 इंटू t/2, और यहाँ पर ये 100 आपका 2 से कैंसिल आउट होगा और ये 50 आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 50 इंटू टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड वी नो इट इज़ गिवन बाई 2 पाई अपॉन में ओमेगा, राइट। और ये हो गया हमारे पास में 50 इंटू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू हम लोग देख सकते हैं ये हमारा 100 है, तो डिवाइडेड विथ ये 100 हमने कर दिया, 50 इंटू 2 ये हमारा 100, यानी कि ये सीधा सीधा इससे चला गया, ठीक है। तो यानी कि फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आएगी इट विल बी पाई, और हीट है, हीट हमारी इट इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसकी यूनिट रहेगी जूल्स, और इसको जो है हम लोग हमारा ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बड़ा अच्छा सवाल था, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, एक अगले सवाल पे देखते हैं। सवाल दिया गया हमें कि ए चार्ज q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 कूलम इज एट 0,0,0, एक चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमें 10 की पावर -10 कूलम दिया गया है, और इसको ओरिजिन पे रखा गया है, और दूसरा चार्ज q2 जिसकी वैल्यू हमें 2 माइक्रो कूलम दे रखी है, इसको हम लोग इनिशियल पॉइंट दैट इज 4,4,2 से b तक दैट इज 2,2,1 तक लेके जाया जा रहा है। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, तो इस Q2 चार्ज के मूवमेंट के रिगार्डिंग एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना किया जाएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमारी सिचुएशन को अच्छे से समझ लीजिएगा। लेट अस से हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन में बता रहे हैं, है ना, एक्स वाई जेड प्लेन में बता रहे हैं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और स्क्रीन से बाहर आती हुई हमारी जेड एक्सिस है। तो हमारे पास में ओरिजिन में जो है हमारे पास में पहला वाला चार्ज रखा है, लेट अस से ये कुछ इस तरीके से, और इसकी जो वैल्यू है Q1 इज इक्वल टू ये हमारा 10 की पावर -10 कूलम है, और जो दूसरा चार्ज है Q2, राइट, ये यहाँ पर मान लीजिए कुछ जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है Q2 इज इक्वल टू 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलम इस तरीके से। और इसको जो है इनिशियली लेट अस से 4,4,2 कोऑर्डिनेट से हम लोग कुछ जो है इसको एक दूसरी लोकेशन पर लेके आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कंसिडर कर लो जिसकी लोकेशन या फिर जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे 2,2,1 है। तो ऑब्वियसली वी नो हमारा जो सिस्टम है ये दो चार्जेस की वजह से दोनों एक दूसरे के ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर राइट देखिएगा
इसकी हमारी इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर ए कंसिडर कर लो, और फाइनली जो चार्ज है हमारे पास में, ठीक है ना, ये Q2 वाला जब हमने दूसरे इसको पोजीशन पे लेके आया, इसकी पोजीशन वेक्टर आप आर बी मान लो, राइट, दिस इज आवर Q2। तो हमें पता है एक चार्ज को जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ले जाया जाता है तो उसके लिए जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन होता है, इट इज गिवन बाय जिस चार्ज को ले जाया जा रहा है इनटू चेंज इन पोटेंशियल। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन ऑन Q2 विल बी गिवन बाय Q2 इंटू चेंज इन पोटेंशियल। तो ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो Q1 का देखेंगे कि Q1 का पोटेंशियल ए पॉइंट पर कितना है, और बी पॉइंट के लिए यहाँ पर Q1 का पोटेंशियल फिर से हम लोग बी का देखेंगे। यानी कि फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि Q2 जिस चार्ज को हम लोग लेके जा रहे हैं इनटू Q1 का पोटेंशियल फाइनली बी पॉइंट पर माइनस Q1 का पोटेंशियल ए पॉइंट पर, यानी कि इसको कह सकते हैं दिस इज VB माइनस VA इस तरीके से। सो इट विल बी, ये आ गया हमारे पास में Q2। तो Q1 का जो पोटेंशियल है बी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, KQ1 अपॉन में ये हमारी जो दूरी है RB, तो इट विल बी KQ1 अपॉन में RB माइनस ऑफ यहाँ का पोटेंशियल, इट विल बी KQ1 अपॉन में दूरी हमारी RA है। तो यहाँ से क्या करिएगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करने के लिए KQ1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में KQ1 इंटू Q2 इंटू 1 अपॉन में RB माइनस 1 अपॉन में RA इस तरीके से। अब वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। K हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9 के बराबर इंटू Q1 हमारा 10 की पावर माइनस 10, तो दिस इज 10 की पावर माइनस 10 इंटू Q2 की वैल्यू दिस इज 2 माइक्रोकुलाम, यानी कि 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू RB की बात की जाए तो हमें ये डिस्प्लेसमेंट बताना है या फिर पोजीशन का इसका मैग्नीट्यूड बताना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 1 का स्क्वायर माइनस सेम इसी तरह से RA पोजीशन वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा इस कोऑर्डिनेट की मदद से निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ये हमारा इस तरीके से अंडर रूट में चलेगा, राइट। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये 9 इंटू 2 यानी कि 18 हो गया, और 10 की पावर 9, 10 की पावर माइनस 10 और 10 की पावर माइनस 6, ये बन जाएगा हमारे पास में इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो यहाँ से देखिएगा ये 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 यानी कि ये हमारा 9 हो गया, तो ये आ गया 1 अपॉन में अंडर रूट में 9 माइनस 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, तो 16 प्लस 4 यानी कि ये आ गया हमारे पास में रूट 36, राइट। तो ये हो गया हमारे पास में 18 इंटू 10 की पावर माइनस 7 रूट 9, ये आ गया 3 माइनस 1 अपॉन में रूट 36 यानी कि आ गया यहाँ पर हमारा 6। इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिएगा इसको अगले पेज पे हमें देखना पड़ेगा। तो ये वाला सबसे पहला टर्म हमारा, ठीक है ना, इसको एज इट इज लिख दो, यानी कि ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर माइनस 7 इंटू, ये देखिएगा एलसीएम लेते हैं हम लोग इसका, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, राइट, बेस हमारा 6, ये 2 माइनस 1 यानी कि आ जाएगा 1/6, तो ये हो गया हमारे पास में 1/6, और यहाँ पर ये 18 जो है 6 से 3 टाइम्स चला गया, तो यानी कि फाइनली हमारे पास में आंसर जो आ रहा है इट इज़ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में ये हमें मिल रहा है, और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं हमारा ऑप्शन ए जो है इसके लिए करेक्ट आंसर बन रहा है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग, है ना, देखिएगा कितने अच्छे अच्छे सवाल आए हैं इस बार। क्वेश्चन दिया गया है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट EZ इज इक्वल टू 63 वोल्ट पर मीटर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिया गया है 63 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, देन द करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट शुड बी। तो इसका करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है, राइट। तो देखिएगा हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, दिस इज ट्रेवलिंग इन जेड एक्सिस, और जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो हमारी एक्स एक्सिस में ट्रेवल कर रही है। तो हमें पता है
कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस प्रोडक्ट विथ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इट विल बी आई कैप क्रॉस प्रोडक्ट विथ के कैप, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी जेड डायरेक्शन यानी कि के कैप की तरफ है, एंड वी नो आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। तो अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है कि इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ये हमारा 63। सो दिस इज 63 डिवाइडेड बाय v दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि हमारी लाइट की स्पीड के बराबर होती है। सो इट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 के बराबर, और यहाँ पर ये 63 हमारा सीधा 3 से 21 टाइम्स चला गया, यानी कि ये बन गया 21 इंटू 10 की पावर -8, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.1 इंटू 10 की पावर -7, राइट। चलिएगा, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं। सो हियर वी कैन से कि बी वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है तो हम लोग इसको माइनस से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसके लिए जनरल इक्वेशन। सो बी नॉट की वैल्यू हमारे पास जो आई है उसको यहाँ पर लिख दो, तो ये आ गया -2.1 इंटू 10 की पावर -7 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस तरीके से। और इसको जो है हम लोग हमारी ऑप्शन ए में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल दिया गया है कि एज शोन इन द फिगर फाइंड वॉल्यूम फ्लो रेट एट क्रॉस सेक्शन बी। तो यहाँ पर जो हमें फिगर दिया गया है इसमें बी वाले क्रॉस सेक्शन पे लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होगा वो हमें बताना है, एंड वी आर गिवन दैट एरिया एट ए इज 6 मीटर स्क्वायर एंड एट बी इज 3 मीटर स्क्वायर। तो ए पे यहाँ पर एरिया इसका 6 मीटर स्क्वायर है और बी लोकेशन पर एरिया हमारा 3 मीटर स्क्वायर है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि चाहे ये आपका कोई भी लोकेशन हो, इसमें लिक्विड का वॉल्यूम फ्लो रेट सेम रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ पर लगेगा। सो हियर वी कैन से कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए इंटू स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बी पॉइंट इंटू स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग ये बता सकते हैं कि ए पॉइंट पर जो लिक्विड की स्पीड रहेगी इट इज गिवन बाय एरिया ऑफ बी सेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए सेक्शन इनटू स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी सेक्शन। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द बी सेक्शन क्या है 3 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द ए सेक्शन कितना है, दिस इज योर 6 मीटर स्क्वायर इनटू स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी सेक्शन। तो यहाँ पर ये जो 6 है वो 3 से 2 टाइम्स चला गया, यानी कि ए पॉइंट पर जो लिक्विड की स्पीड है इट विल बी योर हाफ ऑफ स्पीड ऑफ द लिक्विड एट बी पॉइंट। अब हम लोग बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, राइट। तो बर्नौलीज थ्योरम से, राइट, क्योंकि ये हमारे पास में सेम लेवल पर है तो हम लोग कह सकते हैं इट विल बी प्रेशर एट ए पॉइंट प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट बी पॉइंट प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर। पी बी को आप लेफ्ट की तरफ ले लें तो ये हो गया पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, ये वाले टर्म को राइट की तरफ ले लें और दोनों में से हम लोग हाफ रो को कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट का जो प्रेशर डिफरेंस है यहाँ पर देखिएगा लिक्विड के हाइट से हम लोग बता सकते हैं, दैट इज एच रो जी के थ्रू, वेयर एच इज द इनके लेवल का जो डिफरेंस है। तो दिस इज एच रो जी इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई थी वी बी बाई 2, तो इसको यहाँ पर मेंशन कर लो, दैट इज इट इज वी बी बाई 2 और इसका हमें स्क्वायर कर लेना है। चलिएगा, इसको हम लोग इधर कंटिन्यू करते हैं और इसमें से सबसे पहले हमारे पास में ये रो से रो को उड़ा दीजिएगा, यानी कि टर्म हमारा बच जाएगा एच जी इज इक्वल टू हाफ, ठीक है ना, ये वी बी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लो इसका, राइट।
तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में 3VB² 4 हो जाएगा, है ना। और VB² यहाँ से बाहर ले लो तो ये आ जाएगा VB² इंटू 3/4 इस तरीके से। और अल्टीमेटली अब हम लोग यहाँ से देखिएगा VB² के बारे में क्या कह सकते हैं कि VB² इज इक्वल टू ये 2 इंटू 4 यानी कि 8 हो गया, तो ये ऊपर जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 8HG डिवाइडेड बाई 3 इस तरीके से। दोनों साइड का आप अंडर रूट ले लेंगे तो ये बन जाएगा VB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8HG डिवाइडेड बाई 3। ये पूरा हमारा अंडर रूट में चल रहा है, पूरी वैल्यूज पुट कर लें आप। ये हमारा 8, हाइट का डिफरेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करिएगा तो यह आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 इंटू जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू हमारी 10 होती है, डिवाइडेड बाय दिस 3, राइट। तो यहाँ पर अब इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 इंटू 5 हमारा 40, तो ये हमारा 400, राइट। और ये 10⁻⁻2 है तो वो ये 4/3 आ जाएगा, अंडर रूट 4 यानी कि 2 बन गया। देयरफॉर ये बन जाएगा हमारे पास में VB इज इक्वल टू 2/√3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें तो जो है वो B लोकेशन पे, राइट, लिक्विड फ्लो रेट बताना है। लिक्विड फ्लो रेट यानी कि AB इंटू VB करना होगा, राइट। AB हमें पता है, इंटू ये आपका VB कर दो तो इससे हमारे पास में फ्लो रेट निकल के आ जाएगा लिक्विड का। तो हियर वी कैन से फ्लो रेट यानी कि कितना वॉल्यूम कितने टाइम में जा रहा है, दैट इज dVB अपॉन में dt। हियर V स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम is equals to AB into VB. This VB stands for the speed at the section B और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द B सेक्शन ये हमें दिया गया है एज 3, है ना। और ठीक है, तो सही जा रहा है सब कुछ। हाँ देखिएगा AB ये हमारे पास में कितना है, राइट, दिस इज ठीक। तो ये हमारे पास में 3 मीटर स्क्वायर दिया गया है। हाँ, तो ये हमारे पास में 3 इंटू ये हमें 2/√3 करना है, राइट। तो सॉरी थोड़ा टाइम लग गया। तो यहाँ पर ये हमारा 3√3 से कट के ये हमारा √3 आ गया, राइट। तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं ये हो गया हमारे पास में 2√3 और वॉल्यूम फ्लो रेट है यानी कि आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड इस तरीके से। तो यानी कि इसको अब हमें आंसर में देखना है। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ पर आंसर में मिल रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है वो एकदम इसके लिए करेक्ट आंसर है, राइट। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, दिया गया है कि एज शोन इन द फिगर फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर, राइट, इस रॉड को इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलाने के लिए हमें इसके ऊपर में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जब इस रॉड को हम लोग इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे तो हमारे पास में जो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा उसके वजह से एक इंड्यूस्ड करंट आएगा और इंड्यूस्ड करंट की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी, राइट, ये इस तरीके से। तो हमारे पास में इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा और करंट जब एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर में एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। और क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वी कैन से कि दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी गिवन बाय ILB। I is the current in the conductor, L is the length of the conductor and B is the magnetic field. Current it is equals to induced EMF upon में resistance of this section into length of the conductor into magnetic field. Induced EMF क्योंकि ये हमारा मोशनल EMF है तो ये हो जाएगा BLV, ठीक है। V stands for the जिस स्पीड से हम लोग इस करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जा रहे हैं, डिवाइडेड विद दिस रेजिस्टेंस R इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर देखिएगा डी स्टूडेंट्स, ये B इंटू B ये हमारा B² हो गया, L इंटू L ये हमारा L² हो गया, इंटू V डिवाइडेड बाई ये हमने रेजिस्टेंस R कर दिया। अब सभी की वैल्यूज पुट कर दें। मैग्नेटिक फील्ड, राइट, ये हमें 4 टेस्ला दिया गया है तो दिस इज 4² इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिस इज 2 मीटर,
तो ये हमने 2 का स्क्वायर कर दिया, इनटू स्पीड हमारी 15 है डिवाइडेड बाय ये हमने 2 कर दिया। 4 का स्क्वायर इज 16 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू दिस 15 डिवाइडेड विथ ये 2 हमने कर दिया। तो यहाँ पर ये जो 4 है वो 2 से हमारा 2 टाइम चला जाएगा, एंड नाउ 16 इंटू 2 इंटू 15 ये आ जाएगा हमारे पास में एज 480, राइट। दिस इज 480 न्यूटन, ये हमारा फोर्स हो गया। और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप इसमें एकदम क्लैरिटी आपको मिल गई होगी। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल दिया गया है कि ये गैस बेस्ड गीजर हीट वाटर एट ए रेट ऑफ 5 लीटर पर मिनट फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 87 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास में एक गैस बेस्ड गीजर है, ठीक है ना, जो कि वाटर को 5 लीटर पर मिनट के रेट से हीट कर रहा है 27 डिग्री सेल्सियस से 87 डिग्री सेल्सियस तक। इफ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय गैस गीजर इज x इंटू 10 की पावर 4 वॉट, अगर हमारा जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो x इंटू 10 की पावर 4 वॉट है, देन x की जो वैल्यू है वो कितनी है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का यूज कर सकते हैं, यानी कि जितनी हीट सप्लाई की जा रही है उतनी ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर जिस रेट से हीट सप्लाई करी जा रही है उसी रेट से हमारी हीट को जो है वो एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। यानी कि वी कैन से कि रेट ऑफ हीट सप्लाइड इज इक्वल टू रेट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, राइट। तो रेट ऑफ हीट सप्लाइड यानी कि ये पावर, राइट। हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो वाटर के द्वारा कितनी हीट होगी, इट विल बी मास ऑफ द वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इनटू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय पावर है, तो ये हमने टाइम से डिवाइड कर दिया। तो मास अपॉन में टाइम, ये हमारे पास में रेट ऑफ फ्लो ऑफ ये वाटर है। मास को हम लोग डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय दिस टाइम टी इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें तो हमें पता है इट इज योर 1000, राइट, kg पर मीटर क्यूब इंटू वॉल्यूम ये हमें दिया गया है 5 लीटर। तो 5 लीटर इज बेसिकली 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम 1 मिनट का, तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकेंड्स होते हैं, इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन SI, दिस इज योर 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर 87, फाइनल है हमारे पास में, इनिशियल 27 था, तो दिस इज 87 माइनस 27। और यहाँ पर देखिएगा ये 10 की पावर +3 और ये 10 की पावर -3 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये 60 हमारा 5 से 12 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर 4200 को आप 6 से कैंसिल आउट करिएगा, और ये 12 हमारा 6 से 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास में एज 700, और 700 को फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 350, राइट। तो यानी कि ये हमें मिल जाएगा एज, न्यूमरेटर में देखिएगा क्या मिलेगा, ये 350 हो गया, और ये हमारा सब्ट्रैक्शन इसका 60 हो गया, तो दिस इज 350 इंटू 60, 350 इंटू 60 ये आ गया हमारे पास में 21,000 वॉट, और 21,000 को हम लोग 2.1 इंटू 10 की पावर 4 वॉट भी लिख सकते हैं, और यही हमें x इंटू 10 की पावर 4 वॉट के बराबर बोला गया। सो दिस इज x इंटू 10 की पावर 4 वॉट। तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हुए कह सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है दिस इज बेसिकली 2.1, और ये जो है हमको हमारा ऑप्शन ए में दिख रही है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या दिया गया है देखिएगा, सवाल में मेंशन किया गया है कि गिवन एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एज a वेक्टर इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप। तो एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें इस इक्वेशन से बताया गया है। इनिशियली t इज इक्वल टू 0, पोजिशन जो है वो हमारा ओरिजिन पे है, एंड पार्टिकल इज एट रेस्ट, पार्टिकल रेस्ट पे है, यानी कि इनिशियल स्पीड 0 है। फाइंड पोजिशन एंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, एनी इंस्टेंट। तो इन जनरल किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमारा इस पार्टिकल के लिए पोजिशन और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दिया गया, और एक्सेलरेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकते हैं, एंड दिस इज गिवन अस एज टी क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप, इस तरीके से,
तो यहाँ पर इस dt को आप इधर भेज दीजिएगा, तो ये हो गया dv वेक्टर इज इक्वल टू टी क्यूब आई कैप माइनस 3t/4 जे कैप इंटू डी टी। दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू v, और यहाँ पर इंटीग्रेशन हमारा टाइम की लिमिट, इसको हम लोग 0 से लेके t तक करेंगे, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल स्पीड हमारी 0 बोली गई है, और इन जनरल हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पे बात करना है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dv ये हमारे पास में v वेक्टर हो गया इज इक्वल टू, राइट, वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं, ताकि इसके बाद में हम लोग हमारी पोजीशन को भी निकाल पाएं। तो अब देखिएगा हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आई कैप माइनस ये 3/4 हमारा कांस्टेंट है, और टी का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जे कैप इस तरीके से, और लिमिट को मत भूलिएगा ये हमारे 0 से लेके टी तक है। यहाँ पर अब लिमिट को सब्सटीट्यूट कर लें, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, लोअर लिमिट तो हमारी पूरी 0 हो जाएगी, यानी कि आपकी अपर लिमिट के हिसाब से ये आ जाएगा 3/8 टी स्क्वायर जे कैप इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास में वेलोसिटी की जनरल इक्वेशन आ गई है ना। और अब हम लोग क्या करते हैं, इसी की मदद से ये डी एस वैक्टर इज इक्वल टू ये डी टी को आप इधर भेज दो, यानी कि ये हो जाएगा ds वेक्टर इज इक्वल टू टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 आई कैप माइनस 3/8 टी स्क्वायर जे कैप इंटू डी टी। और अब हमें फाइनल पोजीशन निकालना है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे 0 से लेके s तक, और यहाँ पर 0 से लेके यहाँ पर t तक, क्योंकि एट t इज इक्वल टू 0 इनिशियल पोजीशन हमारी रेस्ट पे बोली गई है, ओरिजिन पे बोली गई है, तो इसलिए हमने इनिशियल आपका 0 ले लिया, और फाइनली हमारा जनरल पोजीशन हमने s ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ से इंटीग्रेशन से हम लोग कह सकते हैं कि s वेक्टर इज इक्वल टू ये 1/4 हमारा कांस्टेंट है, और t की पावर का 4 का इंटीग्रेशन इट विल बी t की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 आई कैप माइनस ये 3/8, राइट है, ये कांस्टेंट हमारा एज इट इज, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 जे कैप इस प्रकार से। तो यहाँ से ये एक तो सबसे पहले ये 3 से 3 को कैंसिल आउट मार दें, और अब हमारे पास में, राइट, ये हो जाएगा टी की पावर 5 डिवाइडेड बाई 20 आई कैप माइनस ये हो गया टी क्यूब डिवाइडेड बाई 8 जे कैप। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में फाइनल वेलोसिटी और पोजीशन की जो इक्वेशन हमें मिल रही है वो हमें कौन से ऑप्शन में दिख रही है, ये हमको हमारे ऑप्शन ए में दिख रही है, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। अगला सवाल हमें दिया गया है कि इन दी डायग्राम शोन टाइम टेकन बाय ए पल्स टू ट्रेवल ऑन स्ट्रिंग 1 इज t1 वाइल ऑन स्ट्रिंग 2 इट इज t2। तो यहाँ पर जो हमें डायग्राम दिख रहा है जिसमें हमारे पास में स्ट्रिंग को यहाँ पर टाइट करके रखा गया है, इसमें एक पल्स को इस स्ट्रिंग को कंप्लीट करने में t1 टाइम लग रहा है, और दूसरी वाली जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसको कंप्लीट करने में t2 टाइम लग रहा है। तो हमें बताना है कि t1/t2 क्या होगा, μ1, ठीक है ना, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ फॉर स्ट्रिंग 1 ये हमें 2 × 10 की पावर -4 kg/मीटर बोला गया, और μ2 दैट इज मास पर यूनिट लेंथ इन और सेकंड स्ट्रिंग इज गिवन एज 4 × 10 की पावर -4 kg/मीटर। तो यहाँ से एक बात तो हम लोग कह सकते हैं कि टाइम जो लगेगा, एज वी नो टाइम इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो इन जनरल मान लीजिएगा हमारे पास में ये लेंथ स्ट्रिंग है और ये हमारा v है, और एक पल्स, ठीक है, एक वेव जो स्ट्रिंग में ट्रेवल करती है उसकी जो स्पीड होती है इट इज गिवन बाय टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ म्यू इज इक्वल टू, राइट, ये टर्म हमारा बन जाएगा L अंडर रूट में म्यू अपॉन में t। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा टाइम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट ऑफ म्यू, राइट। तो अब हम लोग ये t1 और t2 का दोनों के लिए रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर t1/t2 हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग के लिए हमारे पास में लेंथ सेम है, टेंशन सेम है, तो हमारे पास में टाइम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट ऑफ म्यू के। सो हियर वी कैन से t1/t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ μ1 अपॉन में μ2, और ये हो जाएगा हमारे पास में μ1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 × 10 की पावर -4, 2 × 10 की पावर -4,
और म्यू टू की जो वैल्यू है इट इज़ 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमारा अंडर रूट में। तो यहाँ से ये देखिएगा, ये 4 हमारा 2 से 2 टाइम्स चला जाएगा, ये 10⁻⁻ और 10⁻⁴ चलेगा, यानी कि फाइनली जो हमें मिल रहा है इसका आंसर इट इज़ योर 1/√2। और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगला सवाल हमें दिया गया है कि ए लाइट वेव डिस्क्राइब्ड बाई E इज इक्वल्स टू 60 साइन 3 इंटू 10⁻15t प्लस साइन 12 इंटू 10⁻15t इन SI यूनिट फॉल ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक लाइट है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन है वो हमें इस तरीके से बताई गई है, एक मेटल सरफेस के ऊपर में फॉल कर रहा है जिसका वर्क फंक्शन हमें 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। देन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटोन इज अप्रोक्सीमेटली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से इस मेटेलिक सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ही हमें बताना है। H आप जो है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वेशन में एक बार नज़र डालिएगा, तो इसमें जो है हमारे पास में ये दो पल्सेस का सुपरपोजिशन है, जिसमें पहले वाले का ओमेगा हमारे पास में 3 इंटू 10⁻15 है और दूसरे का हमारा ओमेगा जो है वो 12 इंटू 10⁻15t है। तो यानी कि हम लोग कह सकते हैं पहली वाली वेव पल्स का ओमेगा हमारे पास में 3 इंटू 10⁻15 है और दूसरे वाले के लिए ये है हमारे पास में 12 इंटू 10⁻15। एंड वी नो जिस वेव पल्स की भी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसमें एनर्जी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो हमें मैक्सिमम एनर्जी वाली वेव को देखना है और हमें पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में 2 पाई। तो मैक्सिमम अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हमें ओमेगा भी मैक्सिमम चाहिए होगा, राइट। तो मैक्सिमम इन दोनों में से ये देखिए ये वाला है, तो इसमें हमारे पास में मैक्सिमम एनर्जी मिलेगी। तो दिस इज 12 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि 2 इंटू 3.14। और यहाँ पर ये 12 जो है वो 2 से 6 टाइम चला जाएगा और इसको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.91 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो इतनी हमारे पास में जो इंसिडेंट वेव है कि उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमें आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से पता है कि जिस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इट विल बी इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। इंसिडेंट एनर्जी दिस इज H इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी माइनस पाई नॉट। अब ये जो फाई नॉट है वर्क फंक्शन, ये तो हमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है और इसकी वैल्यू हमारी जूल में निकल के आएगी, तो इसको भी हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा H इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ये हमारा फाई नॉट। तो अब हमने पूरी यूनिट को जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया है। एंड वी नो H अपॉन में E प्लैंक्स कॉन्स्टेंट अपॉन में चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू आप ध्यान में रखिएगा, दिस इज 4.125 इंटू 10⁻⁻15 इंटू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है हमारे पास में 1.91 इंटू 10⁻15 माइनस वर्क फंक्शन दिस इज 2.8। तो यहाँ पर इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, राइट। एक तो यहाँ पर ये 10⁻⁻15 और ये 10⁻+15 कट जाएगा और अब हमारे पास में सिंपली मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये आ जाएगा 7.9 माइनस दिस 2.8, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल में दिया गया है कि 2 इक्वल रॉड्स आर जॉइंड टू फॉर्म ए सिंगल रॉड ऑफ 120 सेंटीमीटर। 2 इक्वल लेंथ की रॉड्स को ठीक है आपस में ठीक है एक के बाद एक ज्वाइन किया गया है ताकि इसको एक सिंगल रॉड 120 सेंटीमीटर की बनाया जा सके। तो फाइंड फाइनल रॉड लेंथ when temperature is raised from 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमारी जो कंबाइंड रॉड है उसकी फाइनल लेंथ कितनी होगी अगर हम लोग दोनों रॉड का जो टेम्परेचर वो 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर रहे हैं। एंड वी आर गिवन दैट अल्फा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन फॉर फर्स्ट रॉड इज 1.2 इंटू 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस और दूसरी वाली रॉड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन हमारा 24 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस है। तो डियर स्टूडेंट्स एक तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी जो फाइनल लेंथ हो जाएगी ये हो जाएगा LA प्लस LB, राइट।
और फाइनल जो आपका टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से लेंथ होगी वो हो जाएगी एल ए की फाइनल लेंथ प्लस सेकेंड रॉड की हमारी फाइनल लेंथ आफ्टर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। और टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर हमारी जो लेंथ चेंज होती है इट इज़ गिवन बाई एल नॉट 1 प्लस ये अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो पहली वाली रॉड के लिए अल्फा ए इंटू ये हमारा डेल्टा टी, वेयर एल नॉट स्टैंड्स फॉर द इनिशियल लेंथ। सेम इसी तरह से बी रॉड के लिए हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से। तो यहाँ से दोनों से हम लोग एल नॉट कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकालोगे अंदर में बचेगा आपका 1 प्लस 1 यानी कि आ गया 2 आ गया, प्लस यहाँ पर इन दोनों में से फिर आप डेल्टा टी को कॉमन निकाल लें तो ये आ गया अल्फा ए प्लस अल्फा बी इंटू डेल्टा टी यानी कि आपका चेंज इन टेम्परेचर, सो दिस विल बी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, इस तरीके से। अब एल नॉट की वैल्यू हम लोग पुट कर लें, यानी कि एक रॉड की जो वैल्यू है पूरी दोनों मिला के हमारी 120 सेंटीमीटर है और दोनों इक्वल लेंथ की है, तो एक रॉड की लेंथ कितनी हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका 60 इंटू 2 प्लस अल्फा ए, राइट। ये है हमारे पास में 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो एक काम करिएगा, इसको 10 की पावर माइनस 6 में चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें भी 10 की पावर माइनस 6 है ये वैल्यू। तो 10 की पावर माइनस 6 में चेंज करेंगे तो 12 हो गया, और दूसरा हमारे पास में ये 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर इज 100 माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 30, इस तरीके से। सो हियर इट विल बी 60 इंटू ये 2 प्लस 12 प्लस 24 इज 36 इंटू 100 माइनस 30 दिस इज 70 इंटू ये हमारा 10 की पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा ये 60, और ये हमारा 2 प्लस 36 इंटू 70 ये बन जाएगा हमारे पास में 2520 इंटू दिस 10 की पावर माइनस 6। सो दिस विल बी 60 इंटू ये हमारा 2 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं एज 0.00252 इज इक्वल टू 60 इंटू इन दोनों का एडिशन हमारा हो जाएगा 2.00252, जिससे हमें फाइनली ये मिल जाएगा एज 120.15 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में फाइनली कंबाइंड रॉड की फाइनल लेंथ होगी आफ्टर द इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे फिर अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल दिया गया है कि ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज पोजीशन इज गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के बीच में ग्राफ दिया गया है। गिव द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस। तो हमारे फोर्सेस का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड यानी कि उसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन वाली रिलेशन बतानी है। तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी को लेके बात हो रही है, यानी कि फोर्स हमारा कैसे होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारा पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट लागू होता है। और कंजर्वेटिव फोर्स इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय मॉड ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, यानी कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो यहाँ पर हमें तो सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप बताना है, राइट। तो हम लोग एक एक सेक्शन के लिए उनकी स्लोप निकालते रहते हैं, सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड देखना है, इनकी नेगेटिव वैल्यू को नहीं चेक करना है हमें। तो इसके लिए देखिएगा y में चेंज कितना है 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। हॉरिजॉन्टल में चेंज कितना है 1 माइनस 0, दिस इज 1 माइनस 0। तो कितना आ गया इसका स्लोप 1 आ गया। यही हमारे पास में FAB सेक्शन के लिए फोर्स लग रहा है। इसी तरह से BC वाले सेक्शन पे हम लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि FBC इज इक्वल टू स्लोप, वर्टिकली चेंज कितना हो रहा है 5 और ये 1 से हुआ, तो यानी कि ये 5 माइनस 1, और हॉरिजॉन्टली चेंज 2 माइनस 1 कर लें, 2 माइनस 1, तो ये 4 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि हमारे पास में 4 आ गया। इसी तरह से FCD को देख लीजिएगा, FCD वर्टिकली हमारा राइट फाइनल 5 है, इनिशियल भी 5 है, यानी कि वर्टिकली आपका कोई चेंज नहीं हो रहा है, और हॉरिजॉन्टली राइट हॉरिजॉन्टली आपका 5 माइनस 2, तो दिस इज 5 माइनस 2। लेकिन इसका करोगे क्या, जब न्यूमरेटर ही हमारा 0 आ रहा है तो यानी कि ये पूरा आंसर हमारा 0 हो गया। चलिएगा इसको अब हम लोग इधर कंटिन्यू कर लेते हैं। इसी तरह से हमें FDE को भी देख लेना है। ध्यान रखिएगा हमें नेगेटिव साइन से मतलब नहीं है, हमें सिंपली मैग्नीट्यूड बताना है। तो y में चेंज कितना है हमारे पास में 5 माइनस 3, तो दिस इज 5 माइनस 3।
डिवाइडेड बाई एक्स में चेंज 7 माइनस 5, तो दिस इज 7 माइनस 5 इज इक्वल टू वर्टिकल में हमारे पास में सॉरी न्यूमरेटर में हमारे पास में 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ रहा है और डिनोमिनेटर में भी 2 आ रहा है यानी कि ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं कि सबसे जो छोटी वैल्यू है वो हमारी क्या है एफ सी डी। सो वी कैन से कि एफ सी डी इज स्मॉलर देन, ये दोनों से ही हमारी स्मॉलर है और दोनों ही हमारा सेम है यानी कि इट इज स्मॉलर देन एफ ए बी एंड एफ ए बी इज इक्वल टू एफ डी ई एंड फाइनली सबसे बड़ा कौन सा है हमारे पास में एफ बी सी एंड इट इज लेस देन एफ बी सी। ठीक है, सही है। तो इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। सवाल में दिया गया है कि रॉड ऑफ मास एम एंड लेंथ एल इज अटैच टू 2 आइडियल स्ट्रिंग्स। हमारे पास में एक रॉड है जिसका मास m है और इसकी लेंथ l है और इसको 2 आइडियल स्ट्रिंग से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड टेंशन इन लेंथ स्ट्रिंग जस्ट आफ्टर राइट ऑफ स्ट्रिंग इज कट। जैसे ही हमारा ये राइट वाले सेक्शन की स्ट्रिंग को हम लोग कट करेंगे तो हमारी ये पहली वाली स्ट्रिंग में उस दौरान पर टेंशन कितनी बनेगी ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिएगा सिचुएशन को अच्छे से समझते हैं एक बार हम लोग। तो लेट अस से कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल ये रॉड है जिसके बारे में बात हो रही है, इसका हमने राइट सेक्शन वाली स्ट्रिंग को कट कर दिया तो लेफ्ट वाली बची है। तो लेफ्ट वाली के ऊपर में यहाँ पर इस रॉड की अगर हम लोग बात करें तो ये रॉड जो है इसको ऊपर की तरफ टेंशन प्रोवाइड कराएगी। लेट अस से ये जो टेंशन अब चेंज हो गई है इसको हम लोग टी डैश से लिख देते हैं और इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ कंसिडर कर लें जो कि बेसिकली हमारे पास में नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है mg और इसी की वजह से ये नीचे की तरफ हमारे पास में ठीक है ना टेंजेंशियली भी एक्सेलरेट करेगी और ये जो पॉइंट है ठीक है ना ये इसके लिए एक सेंटर कंसिडर कर लो तो इसके अराउंड हमारी ये रोटेट भी करेगी यानी कि लेट अस से इस दौरान पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा और नीचे की दौरान पर ये सेंटर ऑफ मास का हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at हमने मेंशन कर दिया और पूरी रॉड की जो लेंथ है वो हमारी l बोली गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये रॉड की लेंथ हमारे पास में इसको l/2 से बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉर्क इक्वेशन जो है वो इस पॉइंट के लिए लिख देते हैं। लेट अस से ये पॉइंट हमारा O है तो इसके लिए हमारी टॉर्क इक्वेशन बनाइएगा ठीक है ना रोटेशनल इक्वेशन। तो रोटेशन इक्वेशन राइट यानी कि mg के द्वारा जो टॉर्क है क्या हो जाएगा mg इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज l/2 तो ये हो गया हमारा mg इंटू l/2 इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा यानी कि हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हो गया हमारे पास में mg इंटू l/2 और अगर हम लोग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो ये रॉड हमारा एक एंड से घूम रही है तो एक एंड के रॉड के लिए हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml²/3। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो इस सेंटर ऑफ मास का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग, इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू इस सर्कल की रेडियस जो कि क्या हो जाएगा l/2। तो ये आ गया हमारा l/2 हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब सबसे पहले तो ये m से आप m को उड़ा दो, ये एक l, ये l चला गया और ये भी कैंसिल आउट कर देगा यानी कि आपका l वाले टर्म तो पूरे ही चले गए। तो फाइनली अब हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं है ना। ये 2 ऊपर जाके यहाँ पर इसको नीचे ले आओ तो ये हमारा 4 हो जाएगा और ये 3g/4 हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो हियर वी कैन से कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 3g डिवाइडेड बाई 4 और अब हम लोग यहाँ पर वर्टिकल में फोर्स इक्वेशन लगा देते हैं और हो क्या रहा है कि नीचे की तरफ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशनल फोर्स t डैश लग रहा है और रॉड जो है इसका सेंटर ऑफ मास है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at से नीचे जा रहा है यानी कि फोर्स इक्वेशन नेट फोर्स हमारा नीचे की तरफ तो फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगी mg माइनस टी डैश इज इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम लोग टी डैश कह सकते हैं ठीक है ना, इस टी डैश को इधर भेज दिया तो m80 को इधर ले आओ तो ये हो गया mg माइनस m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये आ गया mg माइनस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास में कितना आया 3g/4 तो दिस इज m इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिस इज 3g/4 इज इक्वल टू ये हमारा mg एज इट इज माइनस ठीक है ये बन गया 3mg/4 इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा आप तो यानी कि आपका 4mg माइनस 3mg डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू
mg/4 ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमें मिल रहा है, और इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। तो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। अगले सवाल में दिया गया है कि एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज गिवन। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस सी है वो हमें इस डायग्राम में बताया गया। फाइंड द कैपेसिटेंस आफ्टर डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड एज। राइट, इनिशियली यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था, बाद में यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया गया जिसकी लेंथ हमारी d/3 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो अब हमारे पास में नया जो कैपेसिटेंस है वो कितना होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा, इस डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन की वजह से हम लोग इसको दो कैपेसिटर सीरीज में कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि एक कैपेसिटर जिसमें हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा जिसमें हमारे पास में प्लेट्स के बीच में मीडियम हमारा एयर है। राइट, ये इस तरीके से इसके अंदर में हमारे पास में एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरीके से मान लो। तो यहाँ पर इसमें प्लेट्स के बीच की सेपरेशन d/3 है, तो पूरी डिस्टेंस d है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस जहाँ पर एयर गैप है वो कितना हो गया 2d/3। तो इनिशियली जो हमारे पास में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस था इट वाज ε0 a डिवाइडेड बाई d, और क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में हमारे पास में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाता है 1/c डैश। राइट, हाँ 1/c डैश, ये हमारा इक्विवेलेंट कंसिडर कर लो इसका। अब इज इक्वल टू 1/c1 इसको ले रहे हैं, प्लस 1 ये c2, इस तरीके से। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है हमारे पास में εr इंटू ε0 इंटू क्रॉस सेक्शन इंटू एरिया ऑफ द प्लेट डिवाइडेड बाय द लेंथ। तो ये हमारी लेंथ L1 ले लो, प्लस ये तो हमारे पास में एयर गैप है, तो यहाँ पर इसके लिए हमारे पास में कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा ε0 a इंटू ये L2, इस तरीके से। L1 और L2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लें। राइट, L1 यहाँ पर हमारे पास में क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d/3 डिवाइडेड बाई दोनों प्लेट्स का यहाँ पर एरिया तो सेम ही है, तो ये आ गया εr की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 इंटू ε0 इंटू एरिया ए प्लस 2d/3 अपॉन में ε0 a इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास में, ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया d/9 ε0 a। सेम इसी तरह से ये हो जाएगा दूसरा वाला 2d/3 ε0 a, इस तरीके से। दिस विल बी, एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम हमारा 9 ε0 a आ गया, तो यहाँ पर ये 3 इंटू 6 यानी कि आपका 6d हो गया, तो न्यूमरेटर बन जाएगा d प्लस 6d डिवाइडेड विथ 9 ε0 a, यानी कि ये आ गया 7d अपॉन में 9 ε0 a। लेकिन ये तो हमारा 1/c इक्विवेलेंट है, देयरफॉर c इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर लें, जो कि हो जाएगा 9 ε0 a अपॉन में 7d के बराबर। अब यहाँ पर देखिएगा ε0 a अपॉन में d, ये तो हमारे पास में इनिशियल कैपेसिटेंस ही था, तो ये हो गया 9 अपॉन में 7 इंटू इनिशियल कैपेसिटेंस ही। तो इसको जो है हम लोग हमारे ऑप्शन ए में देख पा रहे हैं, तो यही इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। राइट, चलते हैं अगले सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया गया है कि ए मैग्नेट इज ड्रॉप्ड इनसाइड ए कॉइल एज शोन इन फिगर। एक मैग्नेट को इस तरीके से कॉइल में ड्रॉप किया गया है, तो इट्स एक्सेलरेशन एज इट फॉल्स थ्रू द कॉइल इज ए। ठीक है, तो जैसे ही वो कॉइल में फॉल करती है उसका एक्सेलरेशन हमारा ए है, तो हमें यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो यानी कि ऑप्शन में हमें राइट इस मैग्नेट का एक्सेलरेशन ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के साथ कंपेयर करना है। तो अगर यहाँ पर ये कॉइल नहीं होती तो ये मैग्नेट हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से फॉल कर रही होती, लेकिन क्योंकि अब हमारे पास में ये कॉइल है, तो जैसे जैसे ये मैग्नेट गिरेगी तो ये कॉइल में आपका मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी, और जैसे ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगी वैसे ही इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, और इंड्यूस्ड ईएमएफ की मदद से इंड्यूस्ड करंट आएगा, और जैसे ही इंड्यूस्ड करंट आएगा इस कॉइल में एक मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ इस तरीके से आएगा कि ये आपका ये चेंजिंग फ्लक्स को चेंज कर सके। तो चेंजिंग फ्लक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास में जो मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर आएगा उसकी डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ होगी, यानी कि ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ, इस तरीके से है ना। तो यहाँ पर ये नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो जिसके वजह से
इस मैग्नेट की जो एक्सेलरेशन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग गया। तो यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से हमारा कम हो जाएगा। तो एज एन एक्सेलरेशन इसमें मेंशन कर लीजिएगा कि द कॉइल विल oppose the motion of magnet due to induced current as a result of change in मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इसी के वजह से इसमें एक इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा जो इसके फॉल को अपोज करेगा। सो हियर वी कैन से कि एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट विल बी लेस देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही जो है हमारा को हमारे ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलेंगे अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। सवाल में दिया गया है कि 2 रॉड्स आर जॉइंट टुगेदर एज शोन। 2 रॉड्स को यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन किया गया है। इफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हिंज इज x/12 ml²। अगर हमारे पास में, ठीक है, इस हिंज के अबाउट इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो x/12 ml² है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है। दोनों रॉड्स के लिए बोला गया मास सेम है और लेंथ भी सेम है। तो देखिएगा हमारे पास में 2 रॉड्स है, तो टोटल जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दोनों का एडिशन करने से आ जाएगा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट विल बी I1 प्लस I2। I1 यानी कि हमारा पहले रॉड के लिए और I2 यानी कि हमारी दूसरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहली वाली जो रॉड है वो इस पॉइंट के अबाउट हिंज होने की वजह से हमारी ऐसी ये गोल घूम रही है, तो यानी कि हमारा एक एंड से घूम रही है, तो एक एंड पे जब रॉड घूमती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3। और दूसरी वाली रॉड के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हमारे ऐसे घूम रही है, लेकिन ठीक है ना, ये साथ साथ अपनी जगह पे भी घूम रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। एक तो ये खुद के अपने इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या हो गया ml²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से, राइट, ये हमारे पास में ऐड कर देंगे ये यहाँ की दूरी दैट इज ml² इस तरीके से। तो यहाँ पर इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या हो जाएगा ml²/12 प्लस ml², यानी कि हम लोग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं एज ml²/12 प्लस ml² इस तरीके से। तो ये क्या हो गया हमारे पास में ml²/3 प्लस, ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3ml²/12 इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा इन दोनों का 12 आ गया, तो ये हमारे पास में 4ml² प्लस 13ml² हो गया। तो न्यूमरेटर हमारा 4ml² प्लस 13ml² डिवाइडेड बाई 12 कर दें, तो 4 प्लस 13 ये हमारा 17ml²/12 हो गया। ये हमारा x/12 ml² के बराबर। सो वी कैन से दिस इज इक्वल टू x/12 ml²। तो कंपेयर करने पे हमें x की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है, ये हमें 17 मिल रही है, और यही हमको हमारा ऑप्शन डी में दिया है, तो ये इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो गया, राइट। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे फिर हम लोग। अगले सवाल में देखिएगा दिया गया है फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए सैटेलाइट टू गो फ्रॉम r इज इक्वल टू 1.5 RE टू r इज इक्वल टू 3 RE, राइट। तो यहाँ पर एक सैटेलाइट को हमें और कितनी एडिशनल एनर्जी देनी होगी ताकि हम लोग इसको 1.5 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ की हाइट से, ठीक है ना, 3 RE की हाइट तक पहुंचा सके। बोला गया है कि सैटेलाइट का मास हमारा 100 किलोग्राम है, अर्थ की जो रेडियस है वो हमारी 6 × 10⁶ मीटर है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू आपको 10 मीटर/सेकंड² लेना है। तो हमें यहाँ पर चेंज इन एनर्जी बताना है, तो क्या हो जाएगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। और हमें पता है कि जो सैटेलाइट की एनर्जी रहती है टोटल एनर्जी, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अबाउट ये हो जाती है -G/m/2r, राइट। तो ये हमारे पास में ये 2r2 ले लीजिएगा इसका।
ठीक है, तो माइनस ऑफ पहली वाली हमारी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ जी एम एम अपॉन में 2R1 इस तरीके से इज इक्वल टू, ये देखिएगा माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, दोनों टर्म से हमारा जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 को कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू दिस इज 1 अपॉन में R1 माइनस 1 अपॉन में ये R2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया जी एम एम डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू पुट कर लें, क्या है हमारे पास में 1.5 आ रही, तो दिस इज 1 अपॉन में 1.5 यानी कि इसको हम लोग 3/2 RE ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन में दिस 3RE इस प्रकार से इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा जी एम एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा ये 2 हमारा ऊपर चला गया, ठीक है, तो यानी कि आपका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 3RE और ये फाइनली बन जाएगा हमारा एस जी एम एम अपॉन में 6RE के बराबर। जी एम को हम लोग GRE स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, जी इज आवर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड R इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन में 6RE, बाकी टर्म्स को हमने एज इट इज लिख दिया। एक RE से RE हमारे यहाँ से चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में GRE इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट डिवाइडेड बाई 6। सभी की वैल्यूज़ यहाँ पर आप पुट कर दे तो जी हमारे पास में 10 है, ठीक है ना। रेडियस ऑफ द अर्थ जो हमें यहाँ पर दे रखा है एज ए 6 इंटू 10 की पावर 6 लेना है, तो दिस इज 6 इंटू 10 की पावर 6 इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट इज 100 किलोग्राम डिवाइडेड बाई दिस 6। तो एक तो यहाँ पर ये हमारा 6 से 6 चला गया और फाइनली ये देखिएगा ये कितना बन जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 9 जूल्स, यानी कि हमें सैटेलाइट को इतनी और एडिशनल एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि हम लोग इसको 1.5 RE ऑर्बिट से 3 RE ऑर्बिट तक शिफ्ट कर सकें। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिया गया है हमें कि एक कॉलिमेटेड बीम ऑफ लाइट ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर इज प्रोपेगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक कॉलिमेटेड यानी कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसका डायमीटर 2 मिलीमीटर हमें दिया गया है, राइट, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। द बीम इज रिक्वायर्ड टू बी एक्सपांडेड इन ए कॉलिमेटेड बीम ऑफ डायमीटर 14 मिलीमीटर यूजिंग ए सिस्टम ऑफ 2 कॉन्वेक्स लेंसेज। तो 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हुए हमें इस पैरेलल कॉलिमेटेड बीम को एक्सपांड करना है, ठीक है ना, फर्दर एक पैरेलल बीम में जिसका डायमीटर हमारा 14 मिलीमीटर हो जाए। तो इफ फर्स्ट लेंस हैज़ ए फोकल लेंथ ऑफ 40 मिलीमीटर देन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज, तो अगर हमारा पहले लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 40 मिलीमीटर है, राइट, तो दूसरे लेंस का फोकल लेंथ कितना होना चाहिए ये हमें बताना है। तो हमें यहाँ पर, ठीक है ना, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज का इस्तेमाल करना है। सो हियर लेट अस से कि ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जिसके अबाउट हमारे 2 लेंसेज रखे हुए हैं। तो ये हमारा यहाँ पर पहला लेंस कंसिडर कर लो और ठीक है ना थोड़ी दूरी पर ये हमारा दूसरा लेंस कंसिडर कर लो, ये इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से हमारे पास में पैरेलल बीम आ रही है ये इस तरीके से, तो हमारे पास में ये फर्दर भी पैरेलल निकलनी चाहिए और यहाँ पर जो पहले, ठीक है ना, ये सर्कुलर सेक्शन जो आ रहा है इसका डायमीटर हमें 2 मिलीमीटर दिया गया और फाइनली इस कॉन्वेक्स लेंस से भी जो यहाँ से ये रे निकल रही है वो भी हमारी पैरेलल ही निकलनी चाहिए इस तरीके से, और उसका जो डायमीटर है इट शुड बी इक्वल्स टू 14 मिलीमीटर। कितना होना चाहिए? 14 मिलीमीटर के बराबर होना चाहिए। तो ये पैरेलल तभी जाएगी जब, ठीक है ना, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, इसको अपने ऑब्वियसली फोकस पे आपका कन्वर्ज कर रहा होगा लेटर से कुछ यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है इस लेंस का हमारा फोकस होना चाहिए, तभी ये हमारे पास में पैरेलली यहाँ से निकल पाएगी। यानी कि ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से हमारा ये सेटअप हो गया, ये इस तरीके से, और ये यहाँ से ये ऐसे जाएगी। तो यानी कि जो हमारे पास में यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है वो क्या हो गया हमारे पास में, पहले कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ,
दिस इज 40 मिलीमीटर, और जो रिमेनिंग ये डिस्टेंस है ये हमारे दूसरे कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी f2। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये देखिएगा, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल पूरी तरह से सिमिलर होगा, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ट्राइंगल 1 इज फुल्ली सिमिलर टू आवर दिस ट्राइंगल 2। तो ट्राइंगल ये दोनों सिमिलर है, तो इसका बेस अपॉन में हाइट इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन में इसका हाइट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं दिस इज b1 अपॉन में f1 इज इक्वल टू b2 अपॉन में ये f2 हो गया। हमें तो यहाँ पर f2 बताना है, तो f2 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू b2 अपॉन में b1 इंटू f1, वैल्यूज पुट कर लो, राइट। इसका हमारे पास में बेस दैट इज डायमीटर ये 14 है, इसका डायमीटर ये हमारे पास में 2 है, इंटू ये पहले वाले की फोकल लेंथ दिस इज 40, और यहाँ पर ये 14 आपका 2 से 7 टाइम्स गया, एंड 7 इंटू 40 ये आ जाएगा 280 मिलीमीटर। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो है हमको हमारा ऑप्शन डी में देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये हमारा इसके लिए सही आंसर हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे आएंगे। अब देखिएगा हमारे इंटीजर बेस्ड सवाल दिए गए हैं। सवाल में दिया गया है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट d इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, कैपिटल D इज 50 सेंटीमीटर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.1 सेंटीमीटर है। स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये हमारे 50 सेंटीमीटर है। इफ ए थिन फिल्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ S1 एज शोन इन द फिगर एंड सेंट्रल मैक्सिमा इज फॉर्म्ड 0.2 सेंटीमीटर अबव सेंटर। तो अगर हम लोग स्लिट S1 के सामने एक थिन फिल्म को रख दें, राइट, इसके वजह से पहले जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा जो यहाँ पर बन रहा था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है, कितने से, बाय ए डिस्टेंस ऑफ 0.2 सेंटीमीटर। देन वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑफ द फिल्म। तो इस फिल्म की थिकनेस कितनी है वो हमें बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो वर्टिकल आपका शिफ्टिंग होगा, दिस वर्टिकल शिफ्टिंग इज गिवन बाय कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d इनटू, राइट, ये आपका पाथ डिफरेंस, दिस इज डेल्टा x, इस फिल्म की वजह से जो आपका क्रिएट होगा। तो दिस इज कैपिटल D अपॉन में स्मॉल d, और यहाँ पर आपका जो पाथ डिफरेंस होगा इट विल बी μ-1 इंटू थिकनेस ऑफ द स्लैब और दिस फिल्म। तो यहाँ से अब हम लोग t की वैल्यू दैट इज थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिन फिल्म निकाल सकते हैं। तो क्या करिएगा, ये आपका YD डिवाइडेड बाई d इंटू μ-1 हो जाएगा, यानी कि ये हो गया YD अपॉन में d इंटू μ-1। वैल्यूज पुट कर लीजिएगा। y यानी कि जो इसका शिफ्ट हुआ है वो कितना है हमारा 0.2 सेंटीमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ मीटर। d दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन 0.1 सेंटीमीटर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ से, डिवाइडेड विथ, ठीक है ना, दोनों ये आपका स्लिट्स और स्क्रीन के बीच के सेपरेशन d हमारा 50 सेंटीमीटर है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मीटर ये हो गया 50 इंटू 10⁻²। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमें 1.5 दिया गया है, सो दिस इज 1.5 - 1। तो देखिएगा यहाँ पर ये 50 हमारा 2 से 25 टाइम्स चला गया, तो ये बन जाएगा न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर हमारा 10⁻² के कैंसिल आउट होके 10 की पावर हमारी -4 आ गई, और डिवाइड में 25 इंटू ये 0.5, तो दिस इज 25 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ठीक है, 0.5 यानी कि 1/2। तो ये आपका 2 को हम लोग ऐसे ऊपर लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड विद दिस 25। अब यहाँ पर देखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर सके हम लोग। तो क्या करेंगे, 2 इंटू ये हमारा 100, ठीक है ना, इंटू ये हमारा 10⁻⁻6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 10⁻², डिवाइडेड विथ ये हमारा 25। तो यहाँ पर इस 100 को 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा। अब हमारा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2 इंटू 4, राइट, दैट इज 8 इंटू ये हमारा 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है ना, मीटर में, या फिर इसको हम लोग 8 माइक्रोमीटर भी लिख सकते हैं, और हमें माइक्रोमीटर के टर्म में बताना है तो इंटीजर वैल्यू यहाँ पर आपकी 8 हो जाएगी। चलेंगे अगले सवाल को देखेंगे। सवाल दिया गया है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 10 मोल्स ऑफ O2 इज 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो 10 मोल्स की ऑक्सीजन का इनिशियल टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है,
इफ फाइनल टेम्परेचर बिकम्स 40 डिग्री सेल्सियस, अगर इसी ऑक्सीजन का फाइनल टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री सेल्सियस बन जाता है, देन वी हैव टू देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन कैलोरीज। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा इन टर्म्स ऑफ कैलोरी, ये हमें बताना है। सीपी की वैल्यू हमें 7 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस दिया गया है, आर की जो वैल्यू है वो 2 कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस दे रखी है। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात हो रही है, यानी कि डेल्टा यू हमारे पास में एन सी वी डेल्टा टी होता है, और हमें पता है मैक्स रिलेशन से सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर के बराबर चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एन, ठीक है ना, एन हमारे पास में कितना है 10 मोल्स, तो ये हमने 10 फुट कर दिया। सीपी हमारा 7 दे रखा है, और आर दिस इज 2, चेंज इन टेम्परेचर फाइनल कितना है 40 और इनिशियल कितना है 30, तो ये हो गया 40 माइनस 30, सो दिस विल बी, ये हमारा 10 इंटू दिस वन 7 माइनस 2 यानी कि 5 इंटू 40 माइनस 30 इज 10, यानी कि ये बन गया हमारा 500 कैलोरी। 500 कैलोरी ये हमारा आंसर आ गया, और इसको जो है यहाँ पर इंटीजर वैल्यू में हम लोग यहाँ पर 500 लिख देंगे। चलेंगे अगले सवाल पे आते हैं। सवाल दिया गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एफ नॉट, ठीक है ना, यानी कि ऑप्टिकल लेंस का फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर दिया गया है, और आई पीस का जो फोकल लेंथ है वो हमारा 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ट्यूब लेंथ एल हमारी 32 सेंटीमीटर बताई गई है। सो फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्निफिकेशन इज, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए नॉर्मल मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है, इट इज गिवन बाय अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ द ट्यूब अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इनटू लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्यूब हमें दिस इज 32 दिया गया है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ दिस इज 2 इनटू डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहाँ पर हम लोग करीबी डिस्टेंस तक इजीली देख सकते हैं, तो ये हमारा 25 सेंटीमीटर होता है, डिवाइडेड बाई एफ ई, ये हमारा 4 हमें दिया गया है। तो यहाँ पर ये देखिएगा 32 को कैंसिल आउट करते हैं हम लोग 2 से, तो ये 16 आ गया। 16 हमारा 4 से 4 टाइम चला गया, 4 इंटू 25 कर देंगे तो ये हमारा 100 आ गया, यानी कि आंसर हो जाएगा इसके लिए 100 इस तरीके से, राइट। चलिएगा अगला सवाल देखते हैं। सवाल में दिया गया है कि हीट इन जूल डेसिपेटेड इन 1 मिनट इन एक्सटर्नल सर्किट इज, तो इस सर्किट में हमारी जो हीट डेसिपेट होगी 1 मिनट में वो कितनी होगी वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 1 2 और ये 2 4, ठीक है, इसका रेशियो 1/2 और ये भी हमारा 1/2, यानी कि ये हमारे पास में एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन बन रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में सर्किट अब बनेगा, ठीक है ना, देखो इसको थोड़ा रीड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये पैरेलल है हमारा, और फाइनली जो है ये बैटरी के साथ में और इस 1 ओम रेजिस्टर आपका सीरीज़ में है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे पास में कैसे हो गए, आपस में सीरीज़ में, ठीक है ना। इनकी वैल्यू हमारी क्या है 1 ओम, ये हमारा 2 ओम, तो 1 ओम प्लस 2 ओम कितना हो गया 3 ओम हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये दोनों रेजिस्टर कैसे हैं आपस में सीरीज़ में, राइट, दैट इज़ 2 ओम और ये हमारा 4 ओम, तो इनका इक्विवेलेंट 2 + 4 यानी कि 6 ओम हो गया। और यहाँ पर 3 ओम और ये 6 ओम ये कैसा है हमारे पास में आपस में पैरेलल में, ठीक है, और फिर ये इनका इक्विवेलेंट निकाल के ये हमारा 1 ओम के साथ सीरीज में होगा, एंड दिस इज बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। तो यानी कि यहाँ पर पूरा जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसके लिए हम लोग कह सकते हैं, पहले ये हमारा पैरेलल के लिए सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज 3 और 6 पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो गया हमारे पास में 3 × 6 डिवाइडेड बाई 3 + 6, सीरीज में हमारा 1 ओम के साथ में, तो दिस इज +1 इज इक्वल टू, राइट, ये हमारा 3 × 6 डिवाइडेड बाई 9 प्लस ये हमारा 1, तो यहाँ पर ये 9 जो है वो 3 से 3 टाइम चला गया, और ये 6 जो है वो 3 से 2 टाइम चला गया, यानी कि 2 + 1 ये आ जाएगा हमारे पास में, एंड वी नो 2 + 1 इज 3, तो ये 3 ओम हमारा पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें, ठीक है ना, क्या करेंगे, करंट निकाल लेंगे।
तो करंट हो जाएगा हमारे पास में पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में कितना है 9 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 3। तो यहाँ पर ये जो 9 है वो 3 से 3 टाइम्स गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में 3 एम्पियर। हमें फाइनली यहाँ पर हीट डेसिपेटेड बतानी है 1 मिनट में। तो हीट डेसिपेटेड इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर इंटू टाइम टेकन। आई दैट इज करंट कितना है हमारे पास में 3, तो 3 का स्क्वायर इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा ये 3 है इंटू 1 मिनट के लिए 60 सेकेंड, यानी कि ये बन जाएगा हमारे पास में 1620 जूल्स। तो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू आपकी रहेगी 1620 इस तरीके से चलिएगा। अब हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या दिया गया हमें सवाल में कि देयर आर 2 स्प्रिंग्स ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.3 न्यूटन पर मीटर, और दूसरी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है 30 प्लस माइनस 0.2 न्यूटन पर मीटर। राइट, इस तरीके से 2 स्प्रिंग्स है ना, दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट विद एरर लिमिट दे रखा है। इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन परसेंटेज एरर इन इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ कॉम्बिनेशन इज। तो अगर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, एरर लिमिट के साथ क्या होगा, सॉरी उसका परसेंटेज एरर क्या होगा वो हमें बताना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दोनों हमारे पास में पैरेलली कनेक्टेड है, तो हमारे पास में इनका जो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट होगा दिस विल बी गिवन बाय K1 प्लस K2। राइट, K1 प्लस K2 यानी कि आपका 20 प्लस 30, सो दिस इज 20 प्लस 30 इज इक्वल टू ये हमारा 50। दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो एडिशन के में हमारे पास में जो मैक्सिमम एरर हो सकती है, ठीक है ना, इनकी आपकी जो एरर का एडिशन कर लीजिएगा। तो दिस इज डेल्टा K1 प्लस डेल्टा K2 इज इक्वल टू, इसमें हमारी 0.3 और इसमें हमारी 0.2 है, तो दिस इज 0.3 प्लस 0.2 यानी कि 0.5। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज एरर बताना है, तो दिस इज डेल्टा K अपॉन में K इंटू 100 कर लीजिएगा। डेल्टा K हमारे पास में 0.5 आया डिवाइडेड विथ K हमारा 50 इंटू 100 कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में ये देखिएगा ये 2 आ गया, 2 इंटू 0.5 यानी कि हमारा 1 आ गया। तो आपका इंटीजर वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने जेईई मेंस 2026 के 21 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको सारा सब कुछ अच्छा लगा है, कंटेंट अच्छा है, अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए पेपर के साथ में। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।